हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपना ध्यान लगा रहे होंगे। देखिए, क्योंकि आपका स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको स्वस्थ रहना है, उसके लिए जैसे आपको मालूम है इस समय हमारा देश एक बहुत भयंकर महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम है कोविड-19, यानी जिसको हम कोरोना वायरस से जो महामारी फैल रही है उस नाम से हम लोग उसको जान रहे हैं। तो उससे बचने का एक तरीका है जो शायद आप सभी को मालूम होगा और उसको सबने फॉलो भी करना है। और वो तरीका है कि हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। जो लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया उसका पूरी तरह से पालन करना है। घर के अंदर बार बार अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम धोना है। इस बात को ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। तो और जब आप बाहर निकल रहे हैं तो साथ में आपको मास्क का प्रयोग या मुंह को ढककर, कोई सूती कपड़ा घर में है उससे आप मुंह को ढककर बाहर निकले, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक आगे बढ़ाएं, कल जो कुछ हमने पढ़ा था उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है कि ये जो यूनिट इस समय पर चल रही है ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें हम लोग बात करते हैं जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया अपने वातावरण के साथ करता है, अन्य आवेशों के साथ करता है, इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये बात जो पढ़ी थी कि जो आवेश जब एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे पर एक बल आरोपित करते हैं, जिस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना। और वो बल कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। पहला आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। जब दोनों के दोनों जो आवेश होते हैं किस प्रकार के, समान प्रकार के, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो उनके बीच में कैसा लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और जब दोनों आवेश होते हैं समान एक ही प्रकार के, एक प्लस, जब दोनों आवेश समान प्रकार के तो प्रतिकर्षण, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल उनके बीच में काम करता है। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इस बल का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, कितना बल लग रहा है इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। हमने कहा था कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो दो बिंदु आवेश एक दूसरे के निकट रखे जाने पर उनके मध्य जो स्थिर वैद्युत बल काम करता है वो उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फाइन। हमने कहा था अगर मीडियम वैक्यूम है तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है वो आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। और अगर किसी अदर मीडियम में रखा हुआ है तो F = 1/4πε, ठीक है ना, Q1 Q2 R²। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट है मीडियम की, या एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं वैक्यूम की, ठीक है। वैद्युशीलता आप लोग बोलते हैं। वैद्युशीलता का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब किसी माध्यम में हम किसी आवेश को रखते हैं तो वो एक विद्युत क्षेत्र यानी अपना प्रभाव छोड़ता है, ठीक है। तो माध्यम उसका क्या करता है, विरोध करता है, उसको अपोज करता है। तो उसी विरोध को किसमें मेजर किया जाता है, किस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, उसको हम लोग वैद्युशीलता से मेजर करते हैं। फाइन। और किसी मीडियम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है यानी ε/ε0, उसे उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। इसका मान निर्वात के लिए कितना होता है, 1, ठीक है। अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के लिए, अन्य पराविद्युत माध्यमों के लिए इसका मान कितना होता है, >1। और अगर आपके पास कोई कंडक्टिंग मीडियम है, कोई मेटेलिक मीडियम है, तो उसके लिए इसका मान k का मान कितना होता है, ∞। फाइन। ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। आज की जो क्लास है उसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे जो इसका वेक्टर फॉर्म है, जो कूलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है उससे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है ना। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। फाइन। इनके बीच जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है r, और जो यूनिट वेक्टर है अलोंग लाइन AB डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है उसको हम किससे निकाल सकते हैं, उसको कूलाम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। वेक्टर F12 = K Q1 Q2 R², जहाँ K को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ K को हम लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये कहलाता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद
हम लोग जो है यहाँ पर इसको अगले स्टेप में देखें तो यहाँ पर जो यूनिट आपके पास आर कैप है, यूनिट वेक्टर आर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर या मॉड ऑफ वेक्टर आर, हम ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ से यहाँ पुट कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर ओवर मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है ना। अब ये जो आपका वेक्टर F12 है इसकी जो वैल्यू आ गई टोटल, वो आ गई के Q1 Q2 ओवर आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ का। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स वो है जो चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर लगा रहा है। अब अगर हम वो फोर्स निकालें जो चार्ज Q2 चार्ज Q1 पर लगा रहा है तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल करके ये आती है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इस वजह से उसके साथ माइनस साइन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, ठीक है। तो इससे एक बात और भी लग रही है कि जो कूलाम का नियम है ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि जितना जो बल है Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा। तो बच्चों अभी हमने कूलाम का नियम और उसका वेक्टर फॉर्म यहाँ पर देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इस नियम को लगाया तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि 2 ही पॉइंट चार्जेस हमारे पास हो। सपोज हमारे पास मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है और हमें उन चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कैलकुलेट करना है, वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको करने का तरीका क्या होगा, उसको करने का तरीका यही होगा कि हम जो उस चार्ज पर अलग अलग चार्जेस के कारण जो लगने वाला फोर्स है उसको कूलम्ब्स लॉ की सहायता से हम कैलकुलेट करेंगे और उन सारे के सारे फोर्सेज का हम क्या कर देंगे, उन सारे के सारे फोर्सेज का हम यहाँ पर उन सारे के सारे फोर्सेज का वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज है Q0 और इसके चारों ओर ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। इनकी जो डिस्टेंसेज हैं R1 R2 और R3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सपोज इसके कारण से इस पर जो बल लग रहा है वो वेक्टर F1 है, इसके कारण से इस पर लगने वाला बल वेक्टर F2 है और उसके कारण से इस पर लगने वाला बल वेक्टर F3 है। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स इस पर लगेगा वो कितना होगा, वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। अब F1 F2 और F3 की वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ की सहायता से निकाल सकते हैं और उन वैल्यूज को उठाकर हम यहाँ पर इस प्रकार से रख देंगे तो विल गेट द एक्सप्रेशन वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 ओवर R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 Q0 ओवर R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 Q0 ओवर R3 स्क्वायर R3 कैप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 3 चार्जेस के लिए लिया है और अगर चार्जेस की संख्या 3 से ज्यादा, सपोज n है, n जहां पर कोई भी हमारे पास एक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो वहां पर उसके लिए ये वाला सूत्र हमारे पास आ जाएगा, ये इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि स्थिर विद्युत बल 2 आवेशों के बीच अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल चार्जेस हैं और मल्टीपल चार्जेस के बीच में किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आइडिया हमें बन गया कि स्थिर विद्युत बल जो है क्या होता है और किस प्रकार से इस बल की गणना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बल है इसी प्रकार का मिलता जुलता एक बल, यानी अगर फॉर्मूले को देखें तो इसी तरह का एक मिलता जुलता बल हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा था, याद है आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सर उसका नाम याद आ रहा होगा। जब फॉर्मूला देखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, है ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले से मिलता जुलता कोई फॉर्मूला 11th क्लास में जाकर सर्च करेंगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, याद है। तो वहां पर क्या था कि जो M1 और M2 क्या थे, वहां पर M1 और M2 दो मास पार्टिकल्स थे, है ना, 2 द्रव्यमान कण थे, ठीक है। और R उनके बीच का डिस्टेंस था। कैपिटल G क्या था वहां पर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी SI यूनिट्स में वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो वो बल क्या था भाई, उसका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 मास पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। समझ में आई बात। तो यहां पर जरा आप एनालॉजी देखते हैं, वहां पर F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। यहां पर क्या फॉर्मूला है, यहां पर फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है ना। तो पैटर्न एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। तो अब जरा हम यहाँ पर इन दोनों फोर्सेज के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करते हैं कि दोनों फोर्सेज में क्या बातें एक जैसी हैं और क्या इनमें अलग अलग है। फाइन। तो सबसे पहले अगर हम देखें दोनों के दोनों फोर्सेज जो हैं वो मास पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस था उसके स्क्वायर
और यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी दोनों के दोनों जो बल है इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में पहली जो है सिमिलैरिटी है कि दोनों के दोनों ही बल जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, दूसरी सिमिलैरिटी अगर हम इनके बीच में लेंगे तो उनकी रेंज काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं, एक जब आप कक्षा 11 में फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है, नाभिक केबल के, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं क्योंकि वो 10⁻⁻15 मीटर के न्यूक्लियाई के भीतर वो फोर्सेज काम करते हैं। ये वो फोर्सेज नहीं, ये डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ मास पार्टिकल इनकी रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है। दोनों ही दीर्घपरासी बल है, दोनों ही जो है लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। ये बात हमें अच्छे ढंग से ध्यान रखनी चाहिए। ये तो होगी सिमिलैरिटीज की बात। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की कि इन फोर्सेज में डिफरेंसेस क्या क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, कभी गुरुत्वाप्रतिकर्षण बल नहीं होता है ना। कोई भी अगर दो मास पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, प्रतिकर्षित कभी नहीं करते। फाइन। जबकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनका आवेश एक ही प्रकृति का है तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति का है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट, ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पर डिफरेंस के तौर पर हम ले सकते हैं वो ये है कि जो दूसरी बात हम यहाँ पर ले सकते हैं वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। फाइन, मीडियम चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो कहीं पर अगर कंपैरिजन की बात है तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन इनके बीच में कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर है वो ये है कि अगर हम इनके मैग्नीट्यूड, इन फोर्सेज को हम कैलकुलेट करें, सपोज दो प्रोटॉन्स रखे हुए, उन दो प्रोटॉन्स के बीच में फिक्स डिस्टेंस पर दो प्रोटॉन्स रखे हुए, इनके बीच के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड किसकी तुलना में, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत ज्यादा होता है ना। तो अगर समान कणों के बीच को, कणों को समान दूरी पर रख करके उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम गणना करें तो किसकी वैल्यू ज्यादा निकल करके आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा निकल करके आती है। लेकिन पार्टिकल चार्ज होनी चाहिए, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोग ये मान करके चल रहे थे कि जो चार्जेज हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में है ना, बिंदु आवेश के रूप में। लेकिन प्रैक्टिकली जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो एक पॉइंट के रूप में नहीं होता, बल्कि वो उस लाइन पर, सरफेस पर या वॉल्यूम पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे आप एक वाटर की ड्रॉप की बात कर लीजिए। ठीक है, एक तो वाटर की ड्रॉप है वो, लेकिन जो आपके पास नेचर में जो वाटर जब आपको मिलेगा तो वो किसी सतह पर फैला हुआ, किसी वॉल्यूम में एब्जॉर्ब हुआ या किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड, इस प्रकार से मिलेगा। तो कंपैरिजन, एक एनालॉजी समझने के लिए आसान रहेगी। बिल्कुल चार्ज और वाटर की जो ड्रॉप की हम बात कर रहे हैं केवल ये समझने के लिए, जिससे हमें चीजें समझने में आसानी है। अभी तक जो हमने पॉइंट चार्जेस लिए हम उनको वाटर ड्रॉप की तरह से मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप ये समझिए कि अगर मैं एक लंबा तार लूं और उस लंबे तार को मैं पानी के अंदर डुबो दूं तो उसमें ड्रॉप्स अलग अलग नहीं होंगी, वो जो वाटर है उस सरफेस के अलोंग एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी एक समान रूप से उस सरफेस को गीला कर देगा। यानी उस लाइन के अलोंग वो जो आपका जो वाटर है वो उसको एक समान रूप से उसमें फैल जाएगा। इसी प्रकार से जब कोई चार्ज, जब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी एक वायर के अलोंग, एक लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अब आप दूसरा जिसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं उसको जरा हम लोग समझ लें। सपोज एक हमारे पास एक लेमिनर शेप का कोई हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हम एक वाटर को हम फैला देते हैं तो वाटर उस पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से गीला कर देता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, उस रेक्टेंगुलर सरफेस पर अगर हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये क्या कहलाता है, ये वहां पर कहलाता है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। और अगर वॉल्यूम के अंदर, जैसे अगर आपके पास एक स्पंज की बॉल है, अगर आप उसको वाटर में डिप कर दें तो वाटर में डिप करने पर क्या होता है, वाटर उसके वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी तरह से यहां पर भी अगर आपके पास क्या है, यहां पर भी अगर आपके पास एक स्फीयर है, एक आपके पास नॉन मेटेलिक स्फीयर है, इंसुलेटेड स्फीयर है,
उसके अंदर अगर आप चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या कराएगा, वहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा। एक और बात यहाँ पर सुन लीजिएगा कि जो डेंसिटी होती है किसी लाइन के अलोंग जो चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लैम्डा से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इसी तरह से अगर किसी सरफेस पर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ तो पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको हम लोग उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और इसको हम लोग किससे शो करते हैं, इससे को हम लोग शो करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। और इसी प्रकार से अगर आपका जो चार्ज है किसी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको हम किससे शो करते हैं, उससे हम शो करते हैं रो से, और उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो बच्चों आज के इस क्लास में हमने कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा कि मल्टीपल चार्जेज अगर हमारे पास हैं तो उनके कारण से हम लोग किसी पॉइंट चार्ज पर किस प्रकार से फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है ना। साथ ही हमने कंपैरिजन किया किस किस का, साथ में हमने कंपैरिजन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। और उसके बाद हमने समझा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आज हमने कवर किया है। और कल की क्लास में हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बारे में हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बारे में हम लोग कल की क्लास में, यानी विद्युत बल रेखाओं के बारे में कल की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।